नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। ભાઈ મંદિરમાં કરી લેજો દવાખાનામાં. प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं। आज हम लोग डायबिटिक न्यूरोपैथी जब हो जाता है, जिसमें हमारे नर्व्स जो हैं वो पूरा वीक हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, सड़ जाते हैं एक तरह के, तो वहां पे नर्वस कंडक्शन नहीं होता है और फिर धीरे धीरे वहां पे मतलब सेंसेशन लॉस होने लगता है और उसके बाद में और ज्यादा बढ़ जाता है, तो फिर वो ब्लड सर्कुलेशन खत्म हो जाता है, फिर उसके बाद में गैंग्रीन फॉर्मेशन होने लगता है और फिर वो कॉम्प्लिकेशन बढ़ते जाते हैं। तो जब हमारे पास पेशेंट ऐसे आते हैं कि शुरुआत में कि न्यूरोपैथी हो रहा है डायबिटीज की वजह से, जहाँ पे ब्लड वेसल और नर्व का डैमेज होना शुरू हो गया है, बहुत सारे ऐसे पेशेंट बताते हैं कि हम चप्पल पहनते हैं तो चप्पल गिर जाता है, पता भी नहीं चलता। तो ये जब कंडीशन हो जाती है तो हमें क्या चिकित्सा करना चाहिए, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। डायबिटिक न्यूरोपैथी जब रहता है तो इसको हमें एक तरह से प्रमेह व्याधि का उपद्रव ये समझना चाहिए। और मैं जो भी बता रहा हूँ ना, ये बहुत ज्यादा मैंने अभ्यास करके पढ़ाई करके फिर आप लोगों को नोट्स बना के फिर मैं बता रहा हूँ। तो इसमें हमें प्रमेह का उपद्रव के रूप में ही समझना चाहिए कि मधुमेह का, ये डायबिटीज का कॉम्प्लिकेशन हुआ है, उपद्रव हुआ है, बॉडी में जो मज्जा तंतु है वह डैमेज हो रहा है और पेशेंट को हमें बचाना है। इसी तरह से इसको हम सुप्तिवात, जहाँ पे सुप्ति शब्द बोला है कि जो नर्व जो रहती है वो सो गई है, सुप्तिवात, इस तरह का हमें चिकित्सा करना है। फिर हमें कफावृतवात, इस तरह का भी हमें सोचना पड़ता है। कफावृतवात में भी ऐसे सिम्टम्स आते हैं जहाँ पे सुप्ति या फिर नमनेस ऐसे सिम्टम्स आने लगते हैं। तो 3 चिकित्सा हमने देखा, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या हुआ, प्रमेह का उपद्रव के रूप में, दूसरा सुप्तिवात, तीसरा होता है कफावृतवात। ये सोच के हमें चिकित्सा करना है। इसका कारण क्या होता है डायबिटिक न्यूरोपैथी का, कि अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, यहाँ पे पेशेंट या तो जानबूझ के मिथ्याहार विहार करता है, मीठा बहुत ज्यादा खाता है, एक्सरसाइज नहीं करता है, या वो अगर कुछ भी चीज खा रहा है, जैसे कि उसने अगर थोड़ा सा चावल भी खाया, आलू भी खाया, उसने रोटी भी खाया गेहूं का, तो उसका शुगर लेवल बहुत ज्यादा हो जाता है। तो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है। और क्रॉनिक डायबिटीज है, उसके वजह से अगर बहुत दिनों से है, मतलब 20 साल 30 साल से है, तो ये ज्यादातर डायबिटिक न्यूरोपैथी ज्यादातर सभी पेशेंट में दिखता ही दिखता है। इसमें हमें अगर देखना है तो डायबिटिक न्यूरोपैथी हो रहा है तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में कुछ हमें सिम्टम्स दिखते हैं, कुछ हाथ पैर में, लेग्स और आर्म्स में दिखते हैं, कुछ पूरे बॉडी में हमें दिखने लगते हैं। तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो रहता है हमारा, जो मतलब अन्नवत स्त्रोतस है, उसके कुछ सिम्टम्स हमें दिखते हैं, तो वो हमें जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि यहाँ पे डायबिटिक न्यूरोपैथी जब रहता है ना, तो इसमें भी कैसे रहता है, अलग अलग नर्व का इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो हमारे जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो भी नर्व्स है उनको इफेक्ट कर रहा है,
इसलिए पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन होगा या डायरिया होगा। तो ये हमारा, ये मॉडर्न ने बताया है, तो ये हमारा ग्रहणी रोग से पूरी तरह से 100% मैच होता है। मुहरबद्दम मोहद्रवम मल प्रवृत्ति होने लगता है। इसी तरह से इसमें होरलास होता है या नौशिया फील होता है, खाया पिया पचता नहीं है। ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए, एक फोन आ रहा है अर्जेंट, 1 मिनट 1 मिनट। तो इसमें ना हमें पेशेंट को नौशिया होने लगता है, कुरलास होने लगता है या वॉमिटिंग होने लगता है। इसी तरह से अन्न का जो हम अन्न को खाते हैं तो निगलने में बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगता है। तो एक तरह से ग्रहणी दृष्टि होती है, खाया पिया पचता नहीं है डायबिटिक न्यूरोपैथी की वजह से, या फिर कोई भी चीज निगलने में तकलीफ होने लगती है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड डायबिटिक न्यूरोपैथी में ये सिम्टम्स होते हैं। हाथ पैरों का अगर हम लोग देखेंगे, 1 मिनट रुक जाइए 1 मिनट। हाँ, फिर अगर हम हाथ और पैरों में अगर हम लोग देखेंगे तो उसमें क्या रहता है, डायबिटिक न्यूरोपैथी के सिम्टम्स जब आते हैं तो आप लोग अपने स्क्रीन पे देखिए, डायबिटिक न्यूरोपैथी जो रहता है उसमें पहले लार्ज फाइबर न्यूरोपैथी अगर रह रहा है तो इसमें सेंसरी लॉस रहता है, तो 0 से वो बढ़ते जाता है। टच में वाइब्रेशन होते हैं, पेन बढ़ने लगता है, टेंडन रिफ्लेक्स कम होने लगता है, मोटर डिफिसिट होने लगता है। इसी तरह से स्मॉल फाइबर न्यूरोपैथी रहता है, तो उसमें डायग्राम में भी देखिए कहाँ कहाँ इस पे दिखाई देने लगता है। जो ब्लैकिश हुआ है, आपने 4 फिगर देखे ना, तो ब्लैकिश हुआ है वहां पे, वो सेंसरी लॉस हो रहा है वहां पे। तो स्मॉल फाइबर न्यूरोपैथी रहता है तो पहला वाले में तो पैरों के पंजे होते हैं, उसके ऊपर है तो थोड़ा ऊपर रहता है। प्रॉक्सिमल मोटर न्यूरोपैथी रहता है तो अपने थाइज एरिया में रहता है। एक्यूट मोनोन्यूरोपैथी रहता है तो अपने साइड में रिब्स में होने लगता है। और इंट्रापमेंट ऐसे अगर होता है तो एक पैर के लेटरल पॉप्लिटियल मसल में होता है, मीडियन नर्व और अल्नर एरिया में, ऐसे ये दिखने लगता है। ठीक है, इसी तरह से हम देखते हैं हाथों पैरों में क्या और सिम्टम्स आते हैं न्यूरोपैथी में। तो इसमें बहुत ज्यादा डीप पेन होने लगता है, बहुत ज्यादा सीवियर पेन होने लगता है। मेरे पास एक पेशेंट आए थे, उनको 20 साल से ये था, डायबिटिक न्यूरोपैथी था, और उनका इतिहास ऐसा था कि वो मीठा कम खाते थे। उनका डिवोर्स हो गया था और वो कुछ 50+ एज के थे। तो डिवोर्स होने की वजह से अकेले रहना और बाहर का जंक फूड खाना, जंक फूड में कभी मीठा खा लिया, कभी रात्रि जागरण, कभी उल्टा पुल्टा वड़ा पाव खा लिया, कभी पकोड़े खा लिया, तो इसकी वजह से शुगर अनकंट्रोल रहता था। उनको ना इतना सीवियर पेन रहता था, तो वो हमेशा ऐसे तड़पते हुए रहते थे कि उनको हाथ में पैरों में पूरी तरह से बहुत ज्यादा सीवियर पेन हो रहा है। और ये न्यूरोपैथी का पेन होता है ना, वो रुकता नहीं है कोई भी पेन किलर से। एलोपैथी का तो पेन किलर फेल ही हो जाता है। आयुर्वेद में क्या चिकित्सा देने से फायदा होता है वो हम अभी डिस्कस करेंगे। तो डीप पेन रहता है। इसी तरह से लॉस ऑफ सेंस ऑफ वार्म एंड कोल्ड, मतलब ठंडा चीज अगर हम लोग छुएंगे, उनको छूने को देंगे तो पता नहीं चलता, गर्म चीज भी नहीं पता चलता, ये तो लॉस ऑफ सेंस होने लगता है। फिर नमनेस होता है, मतलब वहां पे कुछ भी चीज ऐसे पता ही नहीं चलता है कि वहां क्या है। हाथ पैर अगर हाथ भी लाते तो पता नहीं चलता, सुई का नोक कैसे टच करते तब भी पता नहीं, नमनेस रहता है बहुत ज्यादा। इसी तरह से हाथ में झंझनाहट रहती है, या फिर चींटियां काट रही हैं इस तरह से, टिंगलिंग होने लगता है उनको, और हाथों में जलन होने लगती है, बर्निंग सेंसेशन होने लगता है, और ज्यादातर पैरों में ये होने लगता है। एक्सट्रीमिटीज जो रहती हैं, बाहर की जो नर्व एंडिंग रहता है वहां पे बहुत ज्यादा जलन होने लगती है। आप लोगों ने भी ऐसे देखे होंगे पेशेंट की बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, हस्त पाद तल दाह, ऐसा प्रमेह के उपद्रव में बताया है। हस्त पाद तल दाह, बहुत ज्यादा सीवियर पेन होने लगता है, बर्निंग टाइप का पेन, जलन वाला दाह युक्त पेन ऐसा होने लगता है। इसी तरह से मसल्स क्रैम्प्स आते हैं, मतलब बहुत ज्यादा नस पे नस चढ़ती है वो लोगों को,
सोते सोते भी नस पे नस चढ़ती है और क्रैम्प्स होते हैं बहुत ज्यादा, बहुत तकलीफ होती है और कमजोरी बहुत ज्यादा आती है पेशेंट लोग को जो डायबिटिक न्यूरोपैथी के देते हैं, क्योंकि यहाँ पे नर्व्स कहीं ना कहीं उनका कंडक्शन गलत हो रहा है या फिर वहां पे वो नर्व्स डेड हो रही हैं, तो उसकी वजह से कभी शॉर्ट सर्किट हो रहा है, कभी वहां पे बहुत ज्यादा जलन हो रही है। अगर पित्त युक्त है तो पित्तावृत वात है तो वहां दाह होगा, कफावृत वात है तो वहां पे सुप्ति होगा। ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स दिखने लगते हैं दोषों के हिसाब से। अब पूरे बॉडी में अगर देखेंगे तो क्या सिम्टम्स होते हैं डायबिटिक न्यूरोपैथी के पेशेंट को, ये हाथ पैर में तो होगा ही, ठीक है, जलन हो रहा है, बर्निंग हो रहा है और बहुत ज्यादा उनको सुप्तिवात हो रहा है, ठीक है, और उनको लूज मोशन भी हो रहा है और डायरिया भी हो रहा है और कॉन्स्टिपेशन भी हो रहा है, ग्रहणी के सारे सिम्टम। उसके साथ में उनको डिजीनेस रहता है, हर समय कुछ ना कुछ तो घूम रहे हैं, ऐसे उनको ना ऐसे चक्कर आने जैसा हमेशा रहता है। आंखों का जो ये आईलिड है ना वो ड्रूपिंग होता है, आंखें ना बंद बंद रहती है, आंखों को खोलने में तकलीफ होने लगती है। और मुंह और चेहरा ये भी जो है ना या अच्छे से ये नहीं होता, ऐसे मुंह लटक जाता है, चेहरा भी लटक जाता है। सबसे मेन है कि इम्पोटेंसी आती है उनको, जो ना इरेक्टाइल डिसफंक्शन ऐसा प्रॉब्लम होता है, इम्पोटेंसी 100% उनको आती है, मतलब लॉस ऑफ लिबिडो, काम की इच्छा ही नहीं होती है और उससे वो परेशान रहते हैं कि हमें ऐसा क्यों हो रहा है। उसी तरह से ब्लैडर का कंट्रोल नहीं रहता है, कभी भी यूरिन हो जाता है उनको, है ना, और पूरी तरह से यूरिनरी ब्लैडर का कंट्रोल खत्म हो जाता है, तो थोड़ा थोड़ा देर में भी उनको यूरिन आने लगे, क्योंकि ये न्यूरोपैथी है, डायबिटीज की वजह से न्यूरोपैथी हुआ है। तो ऐसे पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं कि हाथ पैर में जलन हो रही है, बहुत दर्द हो रहा है, हम चप्पल पहनते हैं या कुछ पहनते हैं तो हमें पता नहीं चल रहा है, सुन्न हो रहा है, तो एलोपैथी में आते हैं, तो एलोपैथी में वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं लेकिन उसका इलाज नहीं है एलोपैथी में। वो बोलते हैं कि आप वो दवाई देंगे आपको, लेकिन ना वो कैसे सिम्टोमेटिकली है, तो एक बार इरिवर्सिबल सेल डैमेज हो रहा है तो रिवर्स नहीं हो सकता, इरिवर्सिबल है, सेल डेथ मतलब सेल डेथ, और पेशेंट धीरे 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 जाके और फिर वो गैंग्रीन टाइप में होने लगता है, वहां पे ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाएगा और वो सड़ने लगता है, फिर पैर उंगली वगैरह को एम्पुटेट करना पड़ता है। एम्पुटेट करने के लिए वहां पे कुछ कंडीशंस ऐसे रहती हैं, जैसे गैस गैंग्रीन हो गया, वेट गैंग्रीन हो गया, मतलब गीला गैंग्रीन सड़न हो गया, या फिर ड्राई गैंग्रीन हो गया, या गैस गैंग्रीन हो गया, अलग अलग कंडीशन आने लगती है। डायबिटिक वुंड हो गया, डायबिटिक फुट हो गया, ऐसे बहुत सारी कंडीशन आती है कि वहां पे एम्पुटेट करना पड़ता है, नहीं करेंगे तो पूरा सड़न होके और वो गैंग्रीन के इन्फेक्शन से पेशेंट मर जाता है, उसमें डेथ होने के चांसेस बहुत रहते हैं जहां गैंग्रीन होना शुरू हो गया सडन होके। तो इसमें हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, तो ब्लड का शुगर टेस्ट करना पड़ता है, तो इसमें भी फास्टिंग हमें देखना पड़ता है और पीपी ब्लड शुगर लेवल हमें चेक करना पड़ता है। ये नॉर्मल रूटीन में जो होता है वो दोनों टाइम का हमें देखना पड़ता है, सुबह और शाम का, या खाने के पहले खाने के बाद, हम कैसे भी रैंडम करें या कैसे भी जैसे हम रूटीन करते हैं वो करें। फिर HbA1c 3 महीने का ग्लाइसरेटेड जो ग्लूकोज लेवल है ब्लड में आरबीसी में वो देखना पड़ता है HbA1c, और ABG ऐसा हमें ब्लड टेस्ट करना पड़ता है। फिर फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल करना पड़ता है। अब ये शुगर का बीमारी है, डायबिटीज का है, तो किडनी पे असर हुआ है कि नहीं, इसके लिए हमें सीरम क्रेटिनिन यूरिया देखना पड़ता है, क्योंकि पेशेंट को नौशिया हो रहा है, वॉमिटिंग हो रहा है, तो यूरिया की वजह से हो रहा है क्या, या फिर क्रेटिनिन के बढ़ने से हो रहा है, इसलिए यूरिया क्रेटिनिन देख के किडनी फंक्शन टेस्ट करना पड़ता है। और ये हर आयुर्वेदिक चिकित्सक को करवाना ही चाहिए, तभी हमारा ट्रीटमेंट को सही रास्ता मिलेगा। फिर नर्व कंडक्शन स्टडी होता है, उसमें और डीप हमें पता चलता है कि नर्व का कंडक्शन कैसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके बाद में हम चिकित्सा करते हैं, तो इसमें प्रमेह का उपद्रव के रूप में हम चिकित्सा कर सकते हैं, सुप्तिवात, कफावृतवात, और इसमें दाह चिकित्सा, अगर पेशेंट को जलन बहुत ज्यादा हो रही है, वो बेचैन है जलन की वजह से, न्यूरोपैथी हो गया है, वहां पे नर्व्स डैमेज हो रही है, और वो भी एरिया देखिए, इसमें अलग अलग एरिया बताए, कभी पैरों में हो रहा है, कभी हाथ हाथ का, इसमें लास्ट वाले में बताया हाथ में हो रहा है, कभी थाइज में हो रहा है, कभी सोल में और ऊपर हो रहा है, तो उसमें दाह चिकित्सा करना पड़ता है। उसी तरह से धातुगत ज्वर चिकित्सा, अब इसमें हम रस पाचक से नहीं चलेगा, धातुगत ज्वर, आप चरक चिकित्सा अध्याय निकालिए और उसमें रस धातु में जाके ज्वर जो तकलीफ देता है वो रस धातुगत ज्वर, रक्त धातुगत, मांस धातुगत, मेद धातुगत,
वो वाली चिकित्सा को लेना है और यहाँ पे देना है। उसी तरह से इसमें हमें कोष्ठ की अग्नि को ऐसा सोचना है कि कोष्ठ की अग्नि जो है वह अपने शाखा में चली गई है, तो वहां पे जाके और विकृति उत्पन्न करी है, तो उसको बैलेंस करने की चिकित्सा करना है। तो इसके लिए अब एक एक सिम्टम के हिसाब से हम बात करते हैं। तो जैसे कि नमनेस आ रहा है, तो एक बार मैंने लेक्चर में आप लोगों को बताया था, चरक संहिता का एक रेफरेंस था सुप्तिनु चूर्ण, वह देना चाहिए। वो मेरा लेक्चर यूट्यूब में है, वो आप सुन लीजिए। तो वो हमें करना है। और अगर बहुत ज्यादा सुप्ति है और कफ की वजह से हुआ है, क्योंकि प्रमेह व्याधि जो है वो कफ की वजह से होता है ना, तो इसमें कफ की वजह से सुप्ति आया है, कफ ने स्त्रोतोरोध किया है, तो भद्र दार्वादी कषायम जो है यह खाने के पहले और बाद में 60 ml तक देना है। इसी तरह से इसके लिए सबसे और इसमें क्या है कि किडनी का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, तो हमें रसकल्प को भी सावधानी से देना है। सारे रसकल्प नहीं इसमें अलाउड रहते हैं। तो वसंत कुसुमाकर रसकल्प नहीं है, स्वर्ण कल्प है। और वसंत कुसुमाकर खासकर प्रमेह के उपद्रव में बताया है, उसमें सोना चांदी ऐसे बहुत सारे अद्भुत रस है, तो वह सब डालना पड़ता है। तो वसंत कुसुमाकर रस एक एक गोली सुबह शाम देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से सर्वतोभद्र रस, वो किडनी के लिए बताया है, ठीक है, लेकिन जो डायबिटीज रिलेटेड किडनी इन्वॉल्वमेंट की वजह से जो रहता है वो ठीक है नेफ्रोपैथी के लिए, लेकिन वो पूरे बॉडी में न्यूरोपैथी हो गया, उसमें भी सर्वतोभद्र रस माहेश्वर वटी बहुत अच्छा काम करता है। फिर उसके बाद में अश्वगंधा चूर्ण को दूध के साथ देना है। यह क्या करता है कि यह ताकत देता है, सारे नर्व्स को, मसल्स को स्ट्रेंथ देता है, तो इसलिए अश्वगंधा चूर्ण को 10 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम दूध के साथ देना है, बिना चीनी का देना है, नहीं तो शुगर लेवल बढ़ जाता है। इसी तरह से लवंग का चूर्ण भी देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। उसी तरह से जीर्ण पिण्याक तेलम ऐसे करके आता है, वो पानी के साथ देना है, गर्म पानी के साथ। और ये वैद्य रत्नम का एक दवाई आता है जीर्ण पिण्याक तेलम, यह खासकर उसी के लिए बनाया गया है, आप लोग वैद्य रत्नम के साइट में जाके देखिए। उसी तरह से धन्वंतर घृत जो है वो प्रमेह के चिकित्सा में, ज्वर प्रमेह चिकित्सा में चरक संहिता में बताया गया है। धन्वंतर घृतम 10-10 ml सुबह शाम दूध के साथ लेना है। तो इससे क्या होता है, स्नेहन होता है, मज्जा धातुओं को बल मिलता है और दाह का भी शमन होता है, नमनेस भी ठीक होता है। इसी तरह से एक्सटर्नली हमें कुछ लगाना है जब नमनेस जैसा कंडीशन है, तो बला गुड़ुच्यादि तेलम से अभ्यंग करना है, या हमारे सर श्री बिल्व तेलम उससे पूरे, या सर हमारे विष्णु तेलम ऐसे करके एक तेल आता है, वो भेषज रत्नावली का है, उससे पूरा बॉडी में अभ्यंग कराते हैं, या श्री बिल्व तेलम इससे अभ्यंग कराते हैं, या बला गुड़ुच्यादि तेलम या चंदन बला लाक्षादि तेलम, इससे करने अभ्यंग करने से डायबिटिक न्यूरोपैथी में बहुत अच्छा फायदा होता है। अगर बहुत ज्यादा दाह हो रहा है, पहला मैंने सुक्ति वाला बताया, कफ की वजह से सुक्ति है। दूसरा सिम्टम होता है पित्त की वजह से दाह होता है, हाथ पैरों में जलन होती है बहुत ज्यादा, हस्त पादतल दाह। तो इसमें गुड़ुच्यादि कषायम या भेषज रत्नावली में प्रमेय रोगाधिकार में देखिए एक गुड़ुच्यामृत करके बताया, गुड़ुच्यादि कषायम, ये बहुत ही सर्वश्रेष्ठ है। गुड़ुची डायबिटीज रिलेटेड सभी कॉम्प्लिकेशंस में गुड़ुची बहुत ही श्रेष्ठ रसायन बताया, इसलिए गुड़ुच्यादि कषायम देना है। महामंजिष्टादि कषायम देना है। उसी तरह से इसमें वसंत कुसुमाकर रस देना है जब भी दाह जैसे कंडीशन हो रही है। पंच निम्बादि कषायम या पंच निम्बादि गुटिका, यह देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। और एक्सटर्नली अगर दाह बहुत ज्यादा हो रहा है तो बला गुड़ुच्यादि तेलम आता है, और साउथ की कंपनियां नारियल तेल में बनाती हैं, केरा तेलम, वो आप लोगों को मालूम होगा। अगर तिल तेल में बना रही है तो वो तेल होता है, लेकिन अगर नारियल तेल में बना रही है तो केरा तेलम, तो वो केरा तेलम बला गुड़ुच्यादि केरा तेलम वो बहुत ही अच्छा होता है नारियल के तेल वाला। इसी तरह से चंदनादि तेलम, चंदन बला लाक्षादि तेलम, नारायण तेलम, महानारायण तेलम, धन्वंतर तेलम, इसे अभ्यंग करना है, हस्तपाद तलदाह ठीक हो जाता है। फिर वट जटाति तेलम, जो बरगद के जटाओं से बना हुआ जो तेल है वो बहुत अच्छा फायदा करता है। फिर पिंड तेलम, ये पिंड तेल से भी अभ्यंग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से न्यूरोपैथी है ना, तो इसमें गुग्गुल तिक्तक कषायम ये लेने से फायदा होता है, या फिर गुग्गुल तिक्तक घृतम ये देने, दीपन पाचन अनुलोमन करके गुग्गुल तिक्तक घृतम देना है। फिर शुंठी बलादि कषायम, जिसमें शुंठी और बलादि आदि ये कषाय बहुत अच्छा रहता है। अभ्रक भस्म,
सहस्त्रपुटी अभ्रक भस्म से इसमें डायबिटिक न्यूरोपैथी में बहुत अच्छा फायदा होता है। उत्साधन करना है तो आरक वदादि गण का जो चूर्ण है उससे उत्साधन करना है धान्याम्ल के साथ मिक्स करके, या शद्दोदघृत को जहां जहां दाह हो रहा है, शद्दोदघृत जो 100 बार धोया हुआ घी है वो वहां लगाना है, तो डायबिटिक न्यूरोपैथी में बहुत अच्छा फायदा होता है। इसमें हमें शुगर लेवल को हमेशा कंट्रोल में रखना है। अगर हमारी आयुर्वेदिक दवाइयों से वो कंट्रोल हो रहा है तो बहुत ही अच्छा बात है। उसके लिए ऐसे तो मैं डायबिटीज वाला अपना चूर्ण बताता हूँ बहुत सारे, जिसमें नीम है, पटोल है, वो मैं बताता हूँ। लेकिन और भी है कि मधुनाशिनी वटी है, या फिर ये जो बाबा रामदेव के जो आ रहे हैं ना शुगर के लिए, जो मधु ग्रेट करके आ रहे हैं, वो खाने के पहले वो डोज वो डॉक्टर को पूछ के देना है, मधु ग्रेट कितना देना है खाने के पहले, या फिर ये मधुनाशिनी कितना देना है, वो आप उसको देना है शुगर कंट्रोल। अगर उससे नहीं हो रहा है तो एलोपैथी में मेटफॉर्मिन, ग्लिमिप्राइड देते हैं, उसका डोज एडजस्ट करके देना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ग्लिमिप्राइड दे रहे हैं और शुगर लेवल कम होके हाइपोग्लाइसेमिया में जाके पेशेंट को कन्वर्जन आ रहा है। शुगर लेवल भी कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो उससे भी तकलीफ होती है। और नहीं तो इंसुलिन का इंजेक्शन देना पड़ रहा है, ये सब दवाइयों से नहीं हो रहा है तो इंसुलिन का डोज एडजस्ट करके वो लेना पड़ता है। ठीक है, तो कंट्रोल करना है डायबिटीज को। इसमें एक्सरसाइज और वॉकिंग करना बहुत जरूरी है। प्रमेह के चिकित्सा में बताया कि इंसान को गोमूत्र और गोबर खा के 1 साल तक रहना है। उसी तरह से 100 योजन चलना है, कुआं खोदना है, मतलब उनको फिजिकल वर्क बहुत ज्यादा करना है, एक्सरसाइज और वॉकिंग करना है। अर्धशक्ति व्यायाम से धीरे धीरे वो बढ़ाते जाना है। उसी तरह से जब भी वो बाहर जाएं या घर में रहे तो उनको चप्पल पहन के अच्छा फुटवेयर लेके रहना है। अगर वो चप्पल ये सब नहीं लेंगे और थोड़ा भी कंकड़ पत्थर भी लग गया ना तो डायबिटिक फुट होके शोथ हो जाता है और पूरा पानी संचित होने लगता है और अंदर अंदर सड़ने लगता है, फिर विद्रदी का रूप लेता है या गैंग्रीन का रूप ले लेता है। तो इसलिए हमेशा चप्पल और शूज डायबिटिक लोगों के लिए अलग से आते हैं चप्पल, उस तरह से पहन के रहना है, अपने पैरों की रक्षा करनी है। और अगर पैरों में स्वेलिंग हो रही है तो पैर ऊपर उठा के और फिर रखना है, पिलो रख के, और वैसे सोना है कि पैरों में स्वेलिंग ना है। इसी तरह से फुट हाइजीन को मेंटेन रखना है, पैरों का हाइजीन जो है, पैर अच्छे से धो वगैरह के, वहां इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, पैरों में सूजन नहीं आनी चाहिए। अगर ऐसे करेंगे तो डायबिटिक न्यूरोपैथी से कभी तकलीफ नहीं होगा। खाने में क्या करना है कि चावल और चावल से बने हुए पदार्थों को पूरी तरह से त्याग देना है। चावल को सेवन ही नहीं करना है, चावल बहुत ज्यादा पानी को एब्जॉर्ब करता है और डायबिटीज वालों को सूजन लाने का डर रहता है। उसी तरह से इसमें तेल का भी प्रयोग कर रहे हैं तो वनस्पति घी जो वनस्पति से बनाया जाता है, मतलब डालडा जिसको बोलेंगे, वो नहीं खाना है, पाम ऑयल नहीं खाना है, डबल रिफाइंड ऑयल नहीं खाना है, और दिन में नहीं सोना है, अल्कोहल नहीं पीना है, स्मोकिंग नहीं करना है, और जो घी और तेल से बने हुए पदार्थ हैं वो नहीं खाना है, और जो प्रमेह के लिए चिकित्सा बताई है पथ्यापथ्य उसको फॉलो करना है। तो हमें क्या करना है कि डायबिटिक न्यूरोपैथी पूरी तरह से ठीक हो गया ऐसा नहीं है, हम उसको मेंटेन रख सकते हैं। शुगर लेवल को भी हम मेंटेन रख सकते हैं कि उसको, मतलब क्योर कभी नहीं होता है डायबिटीज, वो असाध्य व्याधि है मधुमेह, हम उसको मेंटेन रख सकते हैं कि उसका पेशेंट का आयु अच्छा रहे। तो अकाल मृत्यु होने का डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन की वजह से न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी, किडनी फेलियर या रेटिनोपैथी, मैक्युलोपैथी, या फिर गैंग्रीन होना, या फिर प्रमेह, डायबिटिक वुंड होना, ऐसे कॉम्प्लिकेशन होने का डर रहता है। और आजकल ये बढ़ रहा है, किसी को भी डायबिटीज हो रहा है और पहले ही पेशेंट को बोल दीजिए मीठा मत खाओ। अगर आपका लाइफस्टाइल ऐसा है कि आप घूम फिर नहीं सकते हैं, एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम है, तो आप कम से कम मीठा मत खाइए और बहुत ज्यादा मोटा बनाना, मैदा के पदार्थ, ब्रेड वगैरह, मोटापा नहीं होना चाहिए, इसको हमें बोलना है। और अर्धशक्ति व्यायाम तो थोड़ा करें लेकिन करना जरूरी है। अब मैं अनम्यूट करता हूँ, आप लोग कुछ बोलेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। आप लोग भी अपना अपना बताइए, नॉलेज शेयर करिए। वैद्य प्रशांत भट्ट जी, आप कुछ बोलेंगे डायबिटिक न्यूरोपैथी पे, आपका कुछ अनुभव शेयर करिए सर। सर प्रणाम, मेरी आवाज आ रही है सर? बहुत अच्छी से आ रही है। हाँ सर, डायबिटीज के पेशेंट तो मेरे पास ज्यादा नहीं आते हैं, कम ही पेशेंट हैं, तो कभी मतलब ऐसा मौका नहीं मिला। लेकिन जो भी पेशेंट आते हैं तो उसमें कोशिश यही रहती है कि उनका शुगर लेवल सबसे पहले कंट्रोल किया जाए। और अगर वो एलोपैथी दवाई से नहीं हो रहा है, या कई बार एलोपैथी दवाई का लंबे समय तक खाने से रेजिस्टेंट जो डेवलप होता है, तो उसमें दवाई चेंज करा ली या उसके साथ में आयुर्वेदिक मेडिसिन हमने जोड़ दी। और तो सबसे पहले उनका शुगर कंट्रोल करना होता है।
उसके अलावा फिर जो भी सिम्टम्स आते हैं वात पित्त कफ की, कि भाई अगर जलन हो रही है तो यहाँ पे गिलोय सत्व का सेवन करें, या चंद्रकला रस दें, चंद्रप्रभा वटी दें। यहाँ पे अगर पेन हो रहा है तो यहाँ पे अपना वात शामक दवाइयों का सेवन करें। जैसे एक दवाई आती है पालसी न्यूरॉन, है ना, जिसमें 3-4 दवाइयों का मिश्रण होता है, वो समीर पन्नग, एकांग, वीर, महावात, विध्वंस, अजवाइन, अश्वगंधा, ये सब दवाई रहती है। तो सर यही दवाइयाँ देने का मौका मिला, और कभी इतने डीप कोई पेशेंट मैंने भी नहीं देगा सर। जी सर। जी, मैंने तो देखा है डायबिटिक न्यूरोपैथी के पेशेंट, उनको पूरा घुटने के नीचे से सेंसेशन ही लॉस हो गया। तो अब वो बोले कि हमको कुछ सेंसेशन ही नहीं, आप कुछ तो करिए। नहीं तो उनको बाद में डॉक्टर ने कहा कि आपको गैंग्रीन हो सकता है, ब्लड सर्कुलेशन बंद होगा, नर्व कंडक्शन बंद हो जाएगा। तो मैंने उनको स्वर्ण कल्प दिया था, वसंत कुसुमाकर रस, बृहत्वा चिंतामणि रस, त्रैलोक्य चिंतामणि रस, और मैंने उनको बस्ती दिया था, शीरबला तेल का मात्रा बस्ती। तो उससे उनका सेंसेशन आ गया था। फिर मैंने उनको कहा कि शुगर को कंट्रोल करके रखिए। जो मुझे फायदा हुआ स्वर्ण कल्पों से वो मैं बता रहा हूँ। पंचामृत लौह गुल का भी बहुत अच्छा फायदा होता है इसमें। बाकी आप लोग करिएगा, हमें बताइएगा। डॉक्टर वर्षा कौशिक मैम, आपने देखा है ऐसे डायबिटिक न्यूरोपैथी के पेशेंट? थैंक यू प्रशांत भट्ट जी, आपने कुछ देखा है तो बोलिए मैम। प्रणाम सर। प्रणाम सर। ये सर एक पेशेंट आया था, उसको पूरे हाथ पैर पूरी बॉडी में ही जलन होती रहती थी, और शुगर लेवल काफी उसका हाई था। तो मैंने उसको ज्यादा कुछ जलन कम करने के हिसाब से सिर्फ चंदनासव ही दिया था, और डाइजेशन उसका इम्प्रूव कराया और शुगर लेवल को कंट्रोल किया, तो वो ठीक हो गई उसकी जलन धीरे धीरे करके। गृहिणी चिकित्सा ही की मैंने उसकी, कफज ग्रहणी के हिसाब से। जी वही ना, गृहिणी का ही शुरुआत हो जाता है इसमें, और उसके जी बाद में सर। ये सब बढ़ जाता है। जी जी ठीक है, और किसी को कुछ बताना है इसमें? बताना है तो बता सकते हैं। डॉक्टर हरीश बत्रा जी, आपका तो बहुत ज्यादा अनुभव होगा। डॉक्टर हरीश बत्रा जी, डायबिटिक न्यूरोपैथी के पेशेंट आपने मॉडर्न से कैसे ठीक किया है, या क्या पेशेंट देखे हैं, बताइए सर। सर नहीं बोल रहे हैं। डॉक्टर हरिहर सर कुछ बोलेंगे? डॉक्टर गंगवार सर कुछ बोलिए, आप लोग का अनुभव है तो कुछ बोलिए। अनुराग कुमार जी कुछ बोलिए प्लीज। गंगवार सर। हाँ प्रणाम सर। हाँ, एक एक करके बोलिए सर। हाँ गंगवार सर बोलिए सर। हाँ सर, डायबिटिक न्यूरोपैथी बहुत सारे पेशेंट आते हैं जहाँ पैरों में दर्द हो रहा होता है, सुन्नपन जैसा आता है, तो हमने बताया वसंत कुसुमा का रस देते हैं। तो सर ये देते हैं और पेशेंट इंप्रूव कर जाते हैं, या अश्वगंधा के कैप्सूल वगैरह आते हैं सर। और सर क्या कहते हैं, जो अभ्यंग करा दीजिए, जैसे हमने बताया धर्मांतरण तेल या वाला अश्वगंधा तेल। और जब शुगर पेशेंट होता है तो हमको कह देते हैं सर इसलिए देसी घी लगा लीजिए, उससे भी आराम हो जाया करता है। जी ये मेरा अनुभव सर बता रहा हूँ। जी, बाकी बहुत अच्छा बताया सर आपने। और बाकी हरिहर सर आप बताइए प्लीज। सब देखे, लेकिन जो ऐसे उसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं दे, लेकिन जो जलन वाले आते हैं ना, उसमें हम देते हैं, हम अपने निशा अम्ल की देते हैं ना, हाँ चंद्रप्रभा वटी, हाँ और धान्य घिम के साथ देते हैं, तो उसको जलन कम हो जाती है। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा सर आपने बताया। और किसी को कुछ बताना है? डॉक्टर आशा गुप्ता मैम, आपने देखे हैं पेशेंट डायबिटिक न्यूरोपैथी के? डॉक्टर शशि तिवारी मैम, आपने देखे हैं क्या पेशेंट? वैद्य संदीप कुमार जी, वैद्य अजय कात्यायन जी कुछ बोलिए, आप लोगों ने देखे हैं? विनीता चौहान मैम, आपने देखे हैं क्या? डॉक्टर जागीर, प्रणाम सर। आप बताइए मैम। सर मतलब एक और ऐसी पेशेंट है कि जिनको डायबिटीज तो नहीं है, लेकिन बाकी के सिम्टम ऐसे ही आते हैं, जैसे पादशुप्तता है या पाददाह है, हस्तदाह। तो ऐसे पेशेंट में क्या अपन को सोच के करना है? हमें वही लक्षण कौन सा है और हमको क्या करना है। जैसे पाद सुप्तता है तो एक सुप्तिन चूर्ण जो मैंने बताया था वो देने से 100% रिजल्ट आता है। या फिर मतलब उनको झुनझुनी टाइप की लगती रहती है पूरे पैरों में, और कभी कभी ऐसा लगता है जैसे उसमें सुन्न हो गया है, पूरा कुछ सेंसेशन ही नहीं है। हाँ, तो मैंने बताया ना, स्वर्ण कल्प बहुत अच्छा काम होता है। वसंत कुसुमाकर रस, बृहत्वा चिंतामणि, त्रैलोक्य चिंतामणि और पंचामृत लोगों को, और स्वर्ण के सारे कल्प बहुत अच्छा काम करते हैं। जी सर। डायबिटीज नहीं है तब भी वसंत कुसुमाकर रस दे सकते हैं? हम दे सकते हैं, लेकिन अगर केवल दाह है तो हम इसमें हाँ। दाह प्रशमन गण जो है वो बहुत अच्छा काम करता है।
बराबर है ना? जी सर। 10 प्रश्न गण। जी। और अगर झुनझुनी जैसी है तो उसको वातशामक चिकित्सा करेंगे। हाँ, तो एकांगवीर रस है, बादगज अंकुश रस है, समीरगज केसरी रस, महावात विध्वंसक रस, और गुगुल का जी महायुवराज त्रयोदशांग लाक्षा गुगुल, आभा गुगुल। जी सर, थैंक यू। बात की ही चिकित्सा करनी है, झुनझुनाहट हो जी तो। जी, अभ्यंग करना है। जी सर, थैंक यू। और डॉक्टर वंदना पाठक मैडम जी, आपने देखे हैं डायबिटिक न्यूरोपैथी के पेशेंट? अगर देखे हैं तो बताइए। जी वैद जी, डायबिटिक न्यूरोपैथी के पेशेंट्स देखे हैं और ऐसे देखे कि वो तलुए में बताते हैं कि जैसे पानी में पैर रपट रहा हो, जैसे इस तरीके के। और साथ में झुनझुनी की कंप्लेन करते हैं या कहते हैं जलन हो रहा है, इस तरीके के। और जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो यही है कि शुगर कंट्रोल, सबसे पहले ब्लड शुगर कंट्रोल आहार विहार के द्वारा करना चाहिए उसमें। और उनका अगर वो आम अवस्था में है या उनका जठराग्नि मंद है तो उनकी अग्नि को अच्छा करके उसके बाद फिर स्वर्णकल्पों का प्रयोग कर सकते हैं। बट इसमें 2 मेडिसिन जो कि पेटेंट आ रही हैं, एक तो पल्सीन्यूरॉन जो अभी एक सर जो थे बोल रहे थे, उसका बहुत अच्छा उपयोग है। केशोर गुग्गुल वगैरह यूज कर सकते हैं। और साथ में एक मन्याविन करके स्कीम की आती है, वो भी एम्प्टी स्टमक अल्टरनेट डेज पर केवल 1 टैबलेट देने से, साथ में चंद्रकला रस और ये सब दे सकते हैं। लेकिन शिला प्रभंग का भी बहुत अच्छा, साथ में मतलब चंद्रप्रभावटी, शिला प्रभंग, वसंत कुसुमाकर, तो पूरा जो चिकित्सा है उसको ठीक करते हैं तो वो सारे नर्व्स को भी स्ट्रेंथन करता है। और जो ये न्यूरोपैथी है वो डेवलप नहीं होती। और न्यूरोपैथी हमारे आयुर्वेदा की चिकित्सा से तो होती ही नहीं है। ये जब पेशेंट ऐसे कंप्लेन लेके आते हैं जो बहुत दिनों से मॉडर्न मेडिसिन को यूज कर रहे होते हैं और उनका शुगर लेवल जो है वो कंट्रोल नहीं होता है और बार-बार और ज़्यादा उसकी डोज़ेस बढ़ा के लेते रहते हैं और काफ़ी लंबे समय तक वो मॉडर्न मेडिसिन पर रहते हैं। और वे ऐसे जो पेशेंट्स हैं वो 90% आहार विहार को भी फॉलो नहीं करते, क्योंकि उनके पास वो मेडिसिन होती है कि उनके शुगर लेवल को कंट्रोल कर देती है। तो इस तरीके के जो हैं वो ज़्यादा पेशेंट्स आते हैं, जो शुरू में ही प्री डायबिटिक कंडीशन में निशा अमल की और जो हमारे शुरू में जो हम लोग मेडिकेशंस देते हैं, आहार बताते हैं, जो ऐसे आसन बताते हैं जैसे मंडूक आसन वगैरह या पेट के बल लेटने वाले जो आसन हैं उनको करते हैं, बराबर वॉक करते हैं। और साथ में ये वसंत कुसुमाकर रस जैसी चंद्रप्रभा, अश्वशिला या शिलाजीत या शुद्ध शिलाजीत या शिला प्रभंग, इस प्रकार ये मेडिसिन्स लेके उनको कम कंप्लेन देखी है वैद जी मैंने। मोस्टली जो ज़्यादातर मॉडर्न, अभी एक मैडम कह रही थी कि अगर डायबिटीज़ नहीं है फिर भी अगर न्यूरोपैथी डेवलप हो रही है तो उसमें भी हम लोगों को संप्राप्ति कहाँ हुई है समझ लेना चाहिए कि कहीं-कहीं कुछ अवरोध तो नहीं है या कुछ उनको कौन-सा दोष है या किस प्रकार का कहीं कोई आघात जन्य है। तो वो सब पता करते हुए फिर जब नरिशमेंट देते हैं और बल्य औषधियाँ देते हैं तो भी ये जो न्यूरोपैथी चली जाती है। और ऐसे केसेस में भी प्रॉपर एक्सरसाइज और ये जो दोनों दवाएँ हैं केवल मन्याविन और ये देते हैं तो बहुत आराम आता है। इसमें अग्नि भी देखते रहना चाहिए पेशेंट का, आहार-विहार और योग और प्राणायाम, ये इस चीज़ों पे बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो ये जो न्यूरोपैथी वर्ड है मोस्टली मॉडर्न मेडिकल साइंस में यूज़ होता है, क्योंकि उन्हीं की जो मेडिकेशंस होती हैं उनसे या तो बाद में होता है या तो फिर वो पेशेंट ही ऐसा है कि जिसने बहुत दिन तक अपने आप को डायग्नोज ही नहीं करवाया कि था क्या, और फिर उसके सुंदपन आ गया और फिर वो बाद में गया। तो ये रहता है, ये यही मुझे बताना था वैद जी। जी, थैंक यू मैम, बहुत अच्छा बताया आपने। और डॉक्टर अनुरिता मैम, आप कुछ बताना चाहेंगी इस पे? आपका कोई एक्सपीरियंस शेयर करिए। Sir, there are a lot of things, but sorry, I won't be able to speak about disturbance over. सर नेफ्रोपैथी पे बहुत अच्छे, न्यूरोपैथी पे बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस हैं, लेकिन मेरी आवाज नहीं आएगी आपको, मैं ट्रैवलिंग में। जी, ठीक है। शशि मैम, आप बोलिए। हाँ जी सर, प्रणाम सर। मैंने डायबिटिक न्यूरोपैथी का पेशेंट 2015 या 16 में देखा था। एक लेडी थी, मतलब काफी ओल्ड एज की थी और काफी गरीब थी। तो उनके साथ ये प्रॉब्लम हुआ था कि वो सो रहे थे तो उनका पैर मतलब
पैर की छोटी उंगली जो है चूहे ने काट खाया था लगभग समझो, और उनको बिल्कुल भी नहीं पता चला था। तो सुबह लोगों ने देखा, तो उस वक्त फिर वो आए थे मतलब ड्रेसिंग वगैरह करने के लिए। तो हुआ कि शुगर वगैरह बहुत ज्यादा है, तो फिर हीलिंग तो हुई थी लेकिन मुश्किल से उस ऐसे केसेस में हुई थी। तो इस तरह का केस सर मैंने देखा था। तो उस वक्त मैं प्योर आयुर्वेद तो नहीं करती थी, थोड़ा एलोपैथ वगैरह करती थी, तो आयुर्वेद का कुछ भी चलाया नहीं था ऐसे पेशेंट को सर। बट इस तरह के पेशेंट देखे हैं मतलब कि चूहा काट डाला और उनको पता भी नहीं चला सर। जी जी सर, थैंक यू सर। बताया आपने, वो चलते चलते पैर में कंकड़ भी चुभ जाते हैं, पता नहीं चलता है, बाद में वो हाँ जी सर, इस तरह के तो होते हैं, पेशेंट से प्रॉब्लम होती है। जी सर। जी ठीक है, थैंक यू मैम। और किसी को कुछ शेयर करना है अपना अनुभव? केवल पेशेंट भी देखे हैं तो भी चलेगा, ट्रीटमेंट का छोड़ दीजिए। विनीता चौहान मैम, आपने देखे हैं ऐसे पेशेंट? वैद्य संदीप कुमार जी, आकाश जी बोलिए सर। हाँ सर, मेरे एक पेशेंट थे, तो वो ऐसे ही जो वंदना मैम ने बताया वैसे ही वो एलोपैथिक दवाई ले लेके वो बोर हो गए थे काफी। तो फिर वो दवाई लेने आए थे, वो बोल रहे थे कि पूरा उनको ऐसे लेना है कि ये पूरा डायबिटीज से फ्री हो जाए। तो मैंने सोचा था, प्लान किया था उनको, तो अपना रस पाचक दिया था सर, रक्त पाचक जो है ज्वरग्न गण है ना, जी हाँ तो वो दिया था। और सर उसको चंद्र प्रभावटी स्टार्ट किया था। जी और उसको सर चूर्ण का योग बनाया था, उसमें त्रिभंग भस्म, मधुनाशिनी और ये सब चूर्ण दिया था। तो उसको 2-3 महीने तक दवाई चला था, पर उसको 1 महीने के अंदर ही उसको न्यूरोपैथी के सब सिम्टम्स थे, जैसे हाथ पैर में जलन होती है और बॉडी एक कभी कभी रहता था, पर जलन का प्रॉब्लम ज्यादा था। तो वो 1 महीने के अंदर सॉल्व हो गया था। अभी फिर मैंने विरेचन का बोला था, पर पेशेंट अभी फॉलोअप में नहीं है बस। ठीक है, थैंक यू सर। और डॉक्टर हरिहर सर, आप कुछ बताना चाहेंगे इस पे? डॉक्टर हरिहर सर, हाँ सर बोलिए, कुछ बोलेंगे क्या? नहीं, डॉक्टर हरि, हाँ बोलिए सर, बोलिए क्या बोल रहे हैं? नहीं, मेरे को नहीं बोलना। अच्छा ठीक है, डॉक्टर हरीश बत्रा जी, आपने ऐसे पेशेंट देखे हैं? शायद सर बिजी हैं, और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए, नहीं तो अभी हम सेशन बंद करते हैं और हम लोग बाद में मिलेंगे। वर्षा मैम, आप कुछ तो बताना चाह रही हैं, और अनुरिता मैम कुछ तो लिख रही हैं। रक्त के खर पाक से सिराएं डेवलप होती है और डायबिटीज सिरा का स्थान संशय करेगा, तब न्यूरोपैथी होगा। सिरा जो रहता है वो तो वेन्स हो गया ना, यहाँ पे नर्व्स का इन्वॉल्वमेंट रहता है, नर्व्स का भी रहेगा और सिराओं का भी रहेगा, दोनों का यहाँ पे स्थान संशय होने से होता है। जी, यहाँ पे कैसे है कि सारे धातुएं विकृत होने लगती है, सड़ने लगती हैं, और एक तरह से डीजनरेटिव चेंजेस होने लगता है, इसलिए ऐसा होता है, डीजनरेशन होता है। और उनमें अकाल जरा जो हम बोलेंगे, मतलब वो कम टाइम में बूढ़े होने लगते हैं, उनका ऑर्गन सब बूढ़ा होने लगता है, उसके वजह से ये सारे प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और किसी को कुछ बताना है तो बताइए, नहीं तो सेशन बंद करते हैं। सर एक केस था, अगर अभी है या 8:15 बजे पूछूं? 8:15 बजे पूछिए ना सर, थोड़ा ठीक अभी है सर। ब्रेक ले लेते हैं, फिर 8:15 बजे पूछेगा। जी सर, जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू, प्रणाम सर। तो अभी हम सेशन बंद करते हैं, थैंक यू। कल हम फिर नए टॉपिक पे बात करेंगे। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को।